हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी इसको पढ़ेंगे। और ये हो सकता है वीडियो पार्ट बाय पार्ट आए, इसीलिए आप पूरा पार्ट देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। इसमें मुख्य रूप से हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे, एक का नाम है बेल्जियम और दूसरे का नाम है श्रीलंका। बेल्जियम ने किस तरीके से अपने देश को संभाला और श्रीलंका ने किस तरीके से संभाला, और इन दोनों में से कौन सा देश अपने देश को जो जातीय संघर्ष को संभालने में असमर्थ रहा, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में आप बने रहे ताकि आप अच्छे से तरीके से जान सकें कि दोनों में क्या क्या हुआ। तो पहला जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है बेल्जियम और श्रीलंका। ये टॉपिक मैंने बुक से 2 कॉपी उठा लिया है ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस टॉपिक से अभी वीडियो बनाया हूँ मैंने। ठीक, इस टॉपिक के बाद जो हमारा अगला है वो है श्रीलंका के सॉरी बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में जो है वो यूरोप का एक देश है जो कि जर्मनी और फ्रेंच जैसे देशों से मिलता है। इसके बाद यहाँ की आबादी हरियाणा की आबादी से बहुत कम है। हरियाणा की आबादी मैं आपको बताऊं लगभग 2 करोड़ के आसपास है हरियाणा की आबादी। तो यहाँ की जो आबादी 2 करोड़ से भी कम है, 2 करोड़ से भी कम है, मगर फिर भी यहाँ पर देख रहे हो भाषाई आधार पर जो संघर्ष हुए। ठीक दोस्तों, तो ये यहाँ की आबादी 2 करोड़ से भी कम है हरियाणा की, और बेल्जियम की आबादी तो इससे भी कम है। यहाँ की जो भाषा है वो 3 भाषाएं प्रमुख है। पहला जो भाषा है वो है हमारा डच, दूसरा भाषा है वो है फ्रेंच, और तीसरा भाषा जो है वो है जर्मनी। तो यहाँ की 3 भाषाएं प्रमुख है। ये चीज़ आप याद कर लो, और इसके परसेंटेज भी आप याद करते चलना, क्योंकि इसके परसेंटेज जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में इसका जो परसेंटेज वो पूछ लिया था, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब भी पूछा गया था, आप दे रहे हो तो आपको ही पूछ ही लेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, एक डच बोलने वाले हैं, एक फ्रेंच बोलने वाले हैं और एक जर्मनी बोलने वाले हैं। ठीक, जो फ्रेंच बोलने वाले हैं ये लगभग 40% है, और ये जहाँ रहते हैं उसे कहा जाता है वेलोनिया इलाका। ठीक, और जो डच बोलने वाले हैं ये 59% है, ये जहाँ रहते हैं उसे कहा जाता है फ्लेमिश इलाका। तो ये जो आप फ्लेमिश और वेलोनिया इसको भी याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो है यहाँ की राजधानी है, जहाँ पर 80% तो डच बोलने वाले लोग, सॉरी 80% तो फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं और 20% डच बोलने वाले लोग रहते हैं। तो 80-20-100% यहाँ पर लगभग लगभग 2 ही भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद जो जर्मन है ये बहुत कम लोग बोला जाता है, जर्मन तो बहुत ज़्यादा कम लोग ही बोलते हैं वहाँ पर। ठीक, इसके बाद है, आगे हम पढ़ते हैं, इसके बाद है जो डच है। डच क्या है, ये संख्या जो इनकी है वो बहुत अधिक है। बहुत अधिक का मतलब वो आपको पता है, यहाँ पर 59% जो जनसंख्या है वो डच की है। इसके बाद शिक्षा और आर्थिक रूप से ये कमज़ोर है। शिक्षा का मतलब ये है कि ये जो है असक्षर है, यानी कि ये कम पढ़े लिखे हैं, और आर्थिक का मतलब ये कि ये लोग जो है गरीब हैं। जो फ्रेंच लोग हैं, जो जर्मन लोग हैं, इसकी तुलना में ये कम पढ़े लिखे हैं। और इनके बीच में 1950 और 1960 के बीच में जो तनाव बढ़ने लगे। तनाव क्यों बढ़ने लगे? क्योंकि भाई ये कम पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ये ज़्यादा जो फ्रेंच लोग हैं इनके पास पैसे थे, इनके पास कम पैसे थे, तो और भाषा भी अलग अलग थी, इसीलिए दोनों के बीच जो है सांप्रदायिक जो चीज़ें हैं भाषाई आधार पर बढ़ने लगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जर्मनी। तो दोस्तों मैंने ऐसा ये दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि खैर देखो, इसमें हमने पढ़ा श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में मैंने आपको ये बताया क्या, जो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप का मतलब होता है जैसे कि एक, ये मैं श्रीलंका का एक वो मैप बना लिया हूँ थोड़ा सा, और जो श्रीलंका है इसके चारों तरफ, द्वीप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। और इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये जो एक सरकरे रास्ते से भारत से मिलता है ये। ठीक, यहाँ तक तो मैंने ऐसा आपको बता दिया था, ये दोबारा वीडियो मेरे को बनानी पड़ रही है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है जनसंख्या, जो हरियाणा की है उससे यहाँ की जनसंख्या बराबर है। हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ की जनसंख्या की भी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर जो जाति है वो 2 जातियाँ हैं, एक जो है वो है सिंगली समुदाय, दूसरा है तमिल समुदाय। सिंगली समुदाय जो है वो 74% सिंगली समुदाय है, जो कि बौद्ध धर्म को मानती है। और 74 होने का मतलब ये है कि ये वहाँ पर बहुसंख्यक है। इसके बाद क्या है, जो तमिल लोग हैं, तमिल लोग 18% है, और 18% होने के बाद भी इनमें विभाजन है।
एक तो यहाँ के मूल तमिल है, मूल तमिल जो कि 13% है, और जो बचे हुए तमिल है वो भारत से ले गए थे। यहाँ पर बागान जो है व्यवस्था, बागान व्यवस्था का मतलब है कि जो श्रीलंका है वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है ना, वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, मतलब कि जो कृषि कार्य है ना उसी में ही संलग्न है। तो इन्हीं सबको उत्पादन कर कर वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। तो यही चीज़ है कि भाई जब हमारे देश में औपनिवेशिक शासक था, औपनिवेशिक मतलब अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश से जो लोग थे तमिलनाडु के, उनको लेके चले गए कहाँ, श्रीलंका में, और वहाँ पर वो लेके चले गए। जब ये स्वतंत्र हुए तो वहाँ पे जो लोग थे वो वहीं बस गए, भारत वापस नहीं आए। तो यही चीज़ है। और श्रीलंका के उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र में ये बहुसंख्यक है। देखो श्रीलंका का मैप लगभग त्रिकोणीय है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ आपको ताकि आप समझ जाओ। कलर थोड़ा चेंज करता हूँ मैं इसका। ये जो उत्तर पूर्व यानी कि ये जो पार्ट है श्रीलंका का, इस पार्ट में जो तमिल लोग हैं ये बहुत ज़्यादा है इस पार्ट में। और इस पार्ट में क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि भाई हमें एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही है। अलग राष्ट्र का मतलब अब एक अलग ही देश की मांग कर ली इन लोगों ने। और इसी के चक्कर में इन्होंने LTTE, इसको हम कहते हैं लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये एक जो उग्रवादी संगठन था, उग्रवादी मतलब कि ये हिंसा करता था। हिंसा का मतलब ये होता है कि भाई ये मार काट वार काट ये सब कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये उग्रवादी संगठन था जिन्होंने कहा कि भाई हमें क्या है, एक अलग राष्ट्र की मांग की उन लोगों ने, यानी कि अलग देश दे दो। और जो तमिल समुदाय है इसके अंदर क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म को मानने वाले लोग हैं। ऊपर जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं वो कितने हैं, वो है 74%, जो कि पूरे के पूरे बौद्ध धर्म को मानते हैं। और जो 18% लोग हैं जो कि तमिल लोग हैं, ये कि हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। इसके बाद 7% जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया अपने श्रीलंका के बारे में। इसके बाद मैं आपको आगे और पढ़ाता हूँ, ठीक दोस्तों देखो जो हमारा अगला टॉपिक है इसका नाम है श्रीलंका में बहुसंख्यक। श्रीलंका में बहुसंख्यक का मतलब क्या है, बहुसंख्यक मैंने आपको बताया यहाँ पर सिंगली समुदाय जो है वो बहुसंख्यक है, जिसकी जनसंख्या लगभग 74% के आसपास है। ठीक दोस्तों, तो यही है बहुसंख्यक का मतलब। आगे आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। जो श्रीलंका का जो पुराना नाम सिलोन था ये मैंने आपको बता दिया। ये आज़ाद हुआ 1948 में, यानी कि भारत के आज़ाद होने के बाद 1 साल बाद ये आज़ाद हो गया। ये भी जो है अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। अगर आपसे कोई जनरल नॉलेज के लिए पूछ ले कि श्रीलंका किसका ग़ुलाम था, तो जब भारत अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था ये भी अंग्रेज़ों का ही ग़ुलाम था। तो क्या है, जब ये स्वतंत्र हुआ तब स्वतंत्र हुआ, लोकतंत्र को इन्होंने अपनाया और बहुसंख्यक जो है इन्होंने अपना शासन में और सत्ता पे अपना कब्ज़ा जमा लिया। कहने का मतलब ये है कि जो बहुसंख्यक है उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाने का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि उन्होंने बस अपना ही हक जो है वो रखा और जो तमिल समुदाय है उसके हक को नकार दिया, यानी कि उनको जो है अधिकार नहीं दिया उन लोगों ने। अब देखो इन्होंने क्या किया, 1956 में इन्होंने कानून बनाया और ये कानून देखो इन्होंने कैसा बनाया, आप भी सोच के हैरत में पड़ जाओगे। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन वाला इन्होंने कानून बनाया, वो कानून कुछ इस तरीके से था कि सिंगली को एकमात्र जो है राज्य भाषा घोषित कर दिया। राज्य भाषा का मतलब होता है कि भाई जो भी काम होगा सरकारी काम, जैसे कि अभी हम मान लो बैंक में जाते हैं, सरकारी कामों में जाते हैं आधार कार्ड सही करवाने, किसी भी चीज़ में, तो हम हिंदी में या फिर किसी फॉर्म को भरते हैं या फिर हम इंग्लिश में भरते हैं। तो मगर वहाँ पर क्या था, वहाँ पर केवल एक ही भाषा में भरना पड़ेगा कि भाई आपको जो भी राज्य के काम है उसको केवल सिंगली लैंग्वेज में करना पड़ेगा और किसी भी लैंग्वेज में आप नहीं कर सकते। इसके बाद क्या है, इसके बाद विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरियों में सिंगली समुदाय को प्राथमिकता देने लगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि मेरे भी 100 नंबर है और आपके 99 नंबर है, ठीक, तो मैं मान लो कि मैं जो हूँ तमिल समुदाय से बिलोंग करता हूँ, आप सिंगली समुदाय से बिलोंग करते हो, तो मुझे 100 नंबर है तो मुझे नहीं लिया जाएगा, मगर आपको लिया जाएगा क्योंकि आप क्या है, आप सिंगली समुदाय से बिलोंग करते हो और आपके मेरे से कम नंबर है। ठीक, तो इसी तरीके से बताया जा रहा है कि जो सिंगली समुदाय है उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राथमिकता जो है सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में वो अपने ही ले लिया। इसके बाद सरकार में बौद्ध को संरक्षण दिया। यानी कि सरकार का मतलब यहाँ पर है कि संरक्षण का मतलब क्या है, यहाँ पर इन्होंने संविधान में है ना बौद्ध धर्म को जो है अच्छा
एक तरीके से ऊंचे दर्जे पे रखा। तमिल जो लोग थे, हिंदू धर्म थे, मुस्लिम धर्म थे, उसको थोड़े निचले पायदान पे रखा। तो इन्होंने क्या है, इन मतलब कि जो इन्होंने कानून बनाए हैं, इसमें आप देख रहे हो कि हमेशा तमिलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक। और जो सिंगली समुदाय है ये अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुसंख्यक है, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देखोगे कि भाई जब ये कानून बना इसके बाद क्या क्या हुआ। इसको लेकर तमिलों ने समान अधिकारों की मांग की। क्यों? क्योंकि भाई जब इन्होंने जो है तमिलों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग ही मांग की कि भाई हमें भी क्या चाहिए, हमें भी समानता चाहिए आपकी तरह। तमिलों ने अलग राजनीतिक पार्टी बनाई जिसको तमिल ईलम कहा गया, ठीक है ना। तो इन्होंने एक अलग ही जो एक पार्टी बनाई, ये 1980 है, 80 है, आपको दो ना लगे, 80 है, ठीक। 80 के दशक में पार्टी बनाई जिसको स्वतंत्र तमिल ईलम कहा गया, स्वतंत्र तमिल ईलम। तो ये पार्टी का नाम है स्वतंत्र तमिल ईलम। अब जब क्या हुआ, ये पार्टी बनी ना, तो अब इन दोनों जो दोनों जातियाँ थी, सिंगली और तमिल, इन दोनों के बीच क्या हुआ, इन दोनों के बीच जो है, एक मिनट, तो दोस्तों दोनों के बीच क्या हुआ, संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष का मतलब ये हुआ कि भाई दोनों क्या है, आपस में जान के दुश्मन बन गए, एक दूसरे के जान के दुश्मन। तो इससे क्या हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध मतलब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। और ये गृह युद्ध जो था वो 2009 में 2009 में समाप्त हुआ। और आपको बताऊं कि इस गृह युद्ध जो था, इसमें जो है भारत की भी कुछ भूमिका थी। आपको बताता हूँ, देखो क्या हुआ, 1979 में, सॉरी 1987 में क्या हुआ, भारत ने शांति सेना, जिसे IPKF के नाम से जाना जाता है, IPKF, ये थोड़ा नहीं लिखा पा रहा इधर, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओ, ठीक। यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो था, इन्होंने क्या किया, हमने जो है श्रीलंका में भेजा। क्यों? क्योंकि जो तमिल और सिंगली समुदाय है, इन दोनों के बीच विवाद जो है कम किया जा सके। तो भारत का भी एक योगदान है यहाँ के विवादों को कम करने में, ठीक दोस्तों। ये अपने जो टीचर है वो भी एक बार आप उनसे पूछना कि जो भारतीय शांति सेना जो है वो क्यों भेजा गया श्रीलंका में, तो आपको इसके बारे में और डिटेल से बता सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। इसके बाद है गृह युद्ध का परिणाम, मतलब कि जो गृह युद्ध हुआ इसका परिणाम क्या हुआ। गृह युद्ध मैंने आपको बताया कि अब एक देश के अंदर ही दो समुदाय या फिर देश के अंदर ही सरकार के विरुद्ध लोगों को ने मोर्चा खोल देना ही क्या कहलाता है, गृह युद्ध कहलाता है। इसका परिणाम क्या निकला ये आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये निकली, हज़ारों लोग मारे गए। आपको भी पता है कि हज़ारों लोग मारे जाएंगे क्योंकि दोनों जाति के बीच जब संघर्ष होगा, तो अगर मान ले कि यहाँ पर ये बहुसंख्यक है तो यहाँ पर ये बहुसंख्यक है। मैंने आपको बताया ना कि ये श्रीलंका का जो मैप है, इस तरफ तो भाई तमिल समुदाय बहुसंख्यक है ना, तो तमिल समुदाय यहाँ पर, मान लो जो सिंगली समुदाय कम होंगे तो यहाँ पर सिंगली समुदाय को मारा जाएगा। इस तरफ तमिल समुदाय कम है तो इधर तमिल समुदाय के लोगों को मारा जाएगा। तो यही चीज़ है। इसके बाद है, लोगों को भारत में भाग कर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में आने का मतलब ये है कि ये अपने देश को छोड़कर भारत में आए और भारत में ये शरणार्थी बन के रह गए, ठीक। तो ये भी एक कारण है। इसके बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ा प्रभावित हुई, मगर फिर भी यहाँ की अर्थव्यवस्था उतनी तरीके से प्रभावित नहीं हुई क्योंकि यहाँ की इन्होंने सबसे पहले उदारीकरण किया। उदारीकरण का मतलब ये है कि इन्होंने जो विदेशी कंपनी है उसको भारत में, सॉरी, उसको जो है अपने देश में आने दिया। और हमने उदारीकरण 1991 में किया, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक। तो हमने बड़ी देर से किया, इसीलिए हमारे देश में बहुत पीछे विदेशी कंपनियां, और इन्होंने पहले किया इसीलिए इनके पास विदेशी कंपनी जल्दी आ गई। तो यहाँ फिर भी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ रही, और तो और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ है, प्रति व्यक्ति आय भी सुदृढ़ है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुदृढ़ है। कि सोच सकते हो गृह युद्ध होने के बाद भी, और आज हमारे देश में भी उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी इनके देश में सुदृढ़ है। तो ये तो इनका परिणाम था। एक तो हज़ारों लोग मारे गए, दूसरा इनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर थोड़ा गलत प्रभाव पड़ा। इसके बाद जो लोग हैं वो भागकर भारत में आ गए और शरणार्थी बन के उनको रहना पड़ा। हेलो दोस्तों, तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इसमें ही थोड़ा और आगे पढ़ा देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, इसमें जो है अगला टॉपिक का जो नाम है वो है बेल्जियम में साझेदारी। बेल्जियम में साझेदारी का मतलब यहाँ पर ये है कि बेल्जियम ने क्या किया, अपने देश में गृह युद्ध को रोकने के लिए इन्होंने जो संशोधन किए अपने संविधान में, उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, बेल्जियम की साझेदारी। या फिर देखो क्या हुआ, यहाँ की जो सरकार है उन्होंने क्षेत्रीय विविधताओं को
वह क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, क्षेत्रीय विविधताओं का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जो 3 भाषा के लोग थे, जर्मन और फ्रेंच और इसके बाद डच, इन सब लोगों को कहा कि भाई देखो हम आप सबको समान अधिकार देंगे। तो यही है कि भाई इन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान किया। इसके बाद क्या है, इसके बाद 1970 से लेकर 1993 में इन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए, जिसे बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम मॉडल, तो ये क्वेश्चन निकल सकता है, बेल्जियम मॉडल किसे कहते हैं या फिर 4 संशोधन क्या है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से सुनना है और इसको आप बिल्कुल रट्टाफिकेशन मार लो, क्योंकि ये जो है लगभग जो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये आ जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपको मैं आगे बताता हूँ कि ये मॉडल क्या था। इस मॉडल में ये कहा गया कि जो बेल्जियम की सरकार है, क्या जो बेल्जियम की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको 2 भागों में बांट दिया गया कि भाई जो शक्तियाँ हैं वो 2 लोगों के पास होगी, कि एक तो होगा फ्रेंच और दूसरा होगा डच। दोनों मंत्री, इन दोनों के पास शक्तियाँ होगी और ये दोनों की जो संख्या होगी वो समान होगी। यानी कि अगर 10 इसके हैं तो 10 इसके भी होने चाहिए, अगर 11 इसके हैं तो 11 इसके भी होने चाहिए। यानी कि दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई विशेष कानून लाना है तो दोनों की बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर 10 ये हैं, इन 10 ने हाँ भर दी और इसमें से केवल 2 लोगों ने ही हाँ भरी है और सब 8 लोगों ने ना कर दी, तो इसका मतलब वो कानून नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो जो है इन सारे लोगों की हिमायत नहीं करता, यानी कि इन सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। यानी कि अगर कोई भी कानून बनेगा तो दोनों लोगों की सहमति से ही बनेगा। ठीक, इसके आगे क्या है, इसके आगे है कि जो शक्तियों को राज्य और केंद्र में बांट दिया गया। यानी कि यहाँ पर 2 प्रकार की सरकारें रखी गई। एक सरकार जो कि पूरे बेल्जियम को देखेगी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि भारत में भी 2 प्रकार की सरकारें हैं। एक सरकार कौन सी है, एक सरकार तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, और दूसरी है राज्य सरकार। ठीक, तो यहाँ के भी जो लोग थे उन्होंने भी यही किया कि यहाँ की जो सरकार है उसको 2 भागों में बांट दिया। एक को तो केंद्र सरकार कहा गया, दूसरे को राज्य सरकार कहा गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, ब्रुसेल्स क्या है, वहाँ की राजधानी है बेल्जियम की। तो ब्रुसेल्स में जो है वो एक अलग सरकार बनाई गई। आप बोलोगे कि अलग सरकार बनाई क्यों गई, क्योंकि ब्रुसेल्स में आपको बताया था मैंने, क्योंकि जो ब्रुसेल्स में जो 80% कौन से भाषा के लोग हैं, फ्रेंच भाषा के लोग हैं, और 20% कौन से भाषा के लोग हैं, वो डच भाषा के लोग हैं। और मगर अगर आप देखो कि पूरे बेल्जियम है, इसके अंदर लगभग 59% तो डच भाषा के लोग हैं ना, और जो केवल 40% ही फ्रेंच भाषा के लोग हैं। तो इसी की वजह से यानी कि यहाँ पर एक अलग ही जो संरचना थी पूरे देश को छोड़कर, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर एक अलग सरकार बनाई गई। ठीक, इसके बाद इन्होंने जो चौथा संशोधन किया, इन्होंने एक तीसरे स्तर की सरकार चुनी जिसको सामुदायिक सरकार कहा गया। ये सरकार जो थी, ये सरकार का चुनाव मान लो कि अगर कोई डच है तो डच का चुनाव डच ही करेगा, फ्रेंच है तो फ्रेंच का चुनाव फ्रेंच ही करेगा। ठीक ना, यानी कि एक ही जाति के लोग अपनी जो भी व्यक्ति को चुनना चाहे वो एक ही जाति के लोग चुनेंगे। चाहे वो फ्रेंच बोलते हो तो फ्रेंच को चुनेंगे, जर्मन बोलते हो तो जर्मन को चुनेंगे। इसके बाद है कि भाई ये जो सामुदायिक सरकार थी, इसका काम था संस्कृति, भाषा और शिक्षा पर फैसला लेना। कि भाई जो हमारी संस्कृति पर कोई आँच आ रहा हो तो उस पर फैसला लेगी, भाषा पे कुछ आँच आ रहा हो तो उस पर फैसला लेगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ब्रुसेल्स जो है वो यूई का मतलब यहाँ पर है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है कि भाई यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, वो ब्रुसेल्स में। और यूरोपीय संघ में प्रेजेंट में लगभग 27 देश सम्मिलित हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और इसकी जो अगली वीडियो है मैं आपको बना के अपलोड कर दूँगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।